नमस्कार दोस्तों। मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो क्रैश कोर्स है बच्चों उसकी अगली क्लास लेकर। आज की क्लास में हम बच्चों चर्चा करेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में, प्रजनन केंद्र के बारे में। इससे पहले हमने बच्चों राष्ट्रीय उद्यान की क्लास डाल दी गई, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य अवश्य करें। तो चलिए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज पढ़ेंगे हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। जैसा कि बच्चों कल की क्लास में हमने जिक्र किया था, हरियाणा में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं बच्चों, तो 7 वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे। क्योंकि पहले हमारे कुल 8 होते थे बच्चों, 8 में से एक को वन्य जीव अभयारण्य की जो श्रेणी है उससे अब शहर वन्य जीव अभयारण्य को बच्चों घटा दिया गया है। तो आज वर्तमान में बात करें, हरियाणा में कुल 7 वन्य जीव अभयारण्य हमें मिलेगी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम जिक्र करते हैं हरियाणा के पहले वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। आप सभी जानते होंगे बच्चों, हरियाणा में जो सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था वो किसे मिला था बच्चों? सर्वप्रथम बिंडावास। बच्चों एक गांव है बिंडावास गांव है जो जज्जर जिले के अंदर पड़ता है। उसी गांव के अंदर एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया जिसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य नाम रख दिया गया। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य इसका नाम रख दिया गया बच्चों। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पड़ता है तो बच्चों एक गांव है बिंडावास। बिंडावास गांव है। ये जो गांव है ये जज्जर जिले के अंदर पड़ता है। तो पूछ लिया जाए अगर बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है बच्चों, तो बिंडावास गांव जज्जर के अंदर पड़ता है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है इसकी बच्चों स्थापना कब की गई थी। तो अगर बात की जाए स्थापना स्थापना 5 जुलाई को की गई थी बच्चों स्थापना, वर्ष 1986 के अंदर। 5 जुलाई 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद बच्चों 3 जून 2009 को 3 जून 3 जून 2009 को इसे वन्य जीव अभयारण्य या बच्चों पक्षी विहार का दर्जा दे दिया गया। अगर पूछ ले दर्जा कब दिया गया था तो पक्षी विहार के रूप में बच्चों इसकी स्थापना कर दी थी 3 जून 2009 को। अगर पूछ ले स्थापना कब की गई तो 5 जुलाई 1986 को की गई। और बच्चों हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य भी यही रहेगा। हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है बच्चों बिंडावास रहेगा जो बिंडावास गांव के अंदर पड़ता है। उसके बाद बात की जाती है बच्चों क्षेत्रफल की। तो अगर बात करें हम इसका कुल क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना रहेगा तो बच्चों 1074 एकड़ भूमि के ऊपर है। ये 1074 एकड़ भूमि के ऊपर है बच्चों ये। तो इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़। ये अगर पूछ ले वर्ग किलोमीटर में तो 4.11 वर्ग किलोमीटर बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है इसका रहेगा बच्चों। अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रदेश की सबसे सुंदर झील कहाँ है, प्रदेश की सबसे सुंदर झील, तो बच्चों प्रदेश की सबसे सुंदर जो झील है वो भी बिंडावास के अंदर ही पड़ती है, इसी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे सुंदर झील प्रदेश की सबसे सुंदर रहेगी, सॉरी बड़ी नहीं है क्योंकि बड़ी दमदमा है। उसके बाद आपसे पूछ ले बच्चों प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील, आर्द्र भूमि, तो प्रदेश का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि झील कौन सी रहेगी बच्चों, तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो झील है वो भी हमारी कौन सी रहेगी, वो भी रहेगी बिंडावास, जो कहाँ पड़ती है? जज्जर के अंदर पड़ती है बच्चों। आर्द्र भूमि से आप सभी याद रखते होंगे कि जो पूरी विश्व की जो आर्द्र भूमि है बच्चों उनको बचाने के लिए एक ईरान का देश है, जिस ईरान का शहर है बच्चों जिसका नाम है रामसर। रामसर में बैठकर एक सम्मेलन किया गया, एक संधि की गई और उसके ऊपर चर्चा की गई बच्चों। जितने भी हमारी पूरी धरती के ऊपर जितने भी कोई रामसर जो साइट होगी, जितने भी ऐसे स्थल होंगे बच्चों जो आर्द्र भूमि से निर्मित है और जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए बच्चों एक रामसर शहर पड़ता है ईरान देश का। उसके अंदर बच्चों क्या की गई, एक बैठक की गई और इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अगर पूछ लिया जाए बच्चों रामसर जो साइट है
इनकी पूरे भारत के अंदर संख्या कितनी है, हरियाणा में रामसर साइट की संख्या कितनी है बच्चों, ये संधि कब हुई, तो इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो देने वाला हूं बच्चों, आप उसमें आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए कितना रहेगा क्षेत्रफल बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है वो रहेगा 4.11 वर्ग किलोमीटर या 174 एकड़। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं बच्चों हम। अब देखो झील है तो बच्चों झील पर क्या आएंगे, झील पे आते हैं पक्षी। अब देखो पक्षियों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षी या जीव पाए जाते हैं, तो बच्चों यहाँ जो जीव पाए जाते हैं या पक्षी पाए जाते हैं, पक्षियों में सबसे प्रमुख है बच्चों, जैसे लाल बुलबुल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, लाल बुलबुल। एक पक्षी है बच्चों यहाँ किंगफिशर, किंगफिशर भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा बच्चों। और पूछ लिया जाए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगी काली चिड़िया, काली चिड़िया आदि पक्षी यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों अगर बात करें हम कि इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया बच्चों, तो रामसर जो साइट है इसे घोषित किया गया था वर्ष 2021 के अंदर, वर्ष 2021 के अंदर इसे रामसर साइट घोषित किया गया। अगर पूछ ले हरियाणा में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो बच्चों हरियाणा में जो रामसर साइट है इनकी संख्या 2 रहेगी। एक हमने कल की क्लास में पढ़ा था बच्चों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क था बच्चों, और दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। तो हरियाणा में पूछ ले बच्चों कुल रामसर साइट कितनी है, तो हमारी कितनी रामसर साइट रहेगी बच्चों, हरियाणा में कुल रामसर साइट की जो संख्या है वो 2 रहने वाली है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रामसर साइट के बारे में बता भी देना चाहता हूँ बच्चों। जो रामसर साइट है इनको किस प्रकार घोषित किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए रामसर साइट के बारे में जानते हैं बच्चों थोड़ा सा। रामसर साइट, रामसर साइट भी बोल सकते हैं, रामसर स्थल भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों बात करनी है हमें कि वास्तव में जो ये रामसर है ये क्या है बच्चों। ये जो रामसर है ये एक शहर है बच्चों, जो ईरान का है बच्चों, ईरान का एक शहर है, ईरान का शहर है बच्चों, जिसका नाम क्या है, रामसर है। इसी शहर के अंदर बच्चों 2 फरवरी को, 2 फरवरी हमें याद रखना, 2 फरवरी के दिन ही एक हमारा विश्वविद्यालय है बच्चों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 2 फरवरी को ही उसकी स्थापना हुई थी। अब देखो ईरान का जो शहर है बच्चों 2 फरवरी, लेकिन इसका सन अलग रहेगा बच्चों। 2 फरवरी 1971 के अंदर एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, वहां बैठकर सभी लोगों ने चर्चा की थी कि जो विश्व की आर्द्र भूमि क्षेत्र है बच्चों उनका संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए। तो अगर आपसे पूछ ले जो रामसर स्थल है बच्चों इनका संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि से है बच्चों। जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है बच्चों उनके संरक्षण से, यानी कि उनको बचाने के लिए एक बैठक हुई थी, एक समझौता हुआ था बच्चों। कब हुई थी, 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ईरान का शहर है बच्चों रामसर, और उसके बाद जो भी आर्द्र भूमि है जो इसके द्वारा संरक्षित होगी बच्चों उनको क्या बोला जाएगा, रामसर साइट बोला जाएगा। तो देखिए समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। उसके बाद बच्चों जो इसने कार्य करना स्टार्ट किया वो किया था 21 दिसंबर 1975 को। अगर ये पूछ ले प्रभावी कब हुई बच्चों, तो कब हुई, 21 दिसंबर 1975 को, सॉरी 21 दिसंबर 1975 को बच्चों ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे भारत कब जुड़ा, तो बच्चों भारत 1 फरवरी 1982 को जुड़ा। अगर पूछ ले भारत कब जुड़ा, 1 फरवरी 1982 को बच्चों, इसके अंदर भारत भी शामिल हो गया था। लेकिन उससे भी पहले भारत के जो 2 प्रमुख स्थल है बच्चों उनको भी रामसर की जो सूची है उसके अंदर शामिल कर दिया गया था बच्चों। तो भारत में जो सबसे पहले बच्चों रामसर स्थल घोषित किया गया उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे प्रथम कौन सा था बच्चों, तो भारत में सर्वप्रथम 1981 में चिल्का झील पड़ती है बच्चों उड़ीसा के अंदर, उसे प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया था।
वर्ष 1981 के अंदर किया गया। अब हमें तो बच्चों हरियाणा के बारे में जानना है, तो हरियाणा में 2 रामसर साइट घोषित की गई बच्चों, जो कब की गई थी 2021 को 2 रामसर साइट घोषित की गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है बच्चों, तो वो रहेगा सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद पूछ ले भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है बच्चों, तो वो हमारी रहेगी रेणुका आर्द्र भूमि रहेगी, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। सबसे छोटी रामसर जो साइट है भारत के अंदर वो रहेगी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले रामसर साइट किसे घोषित किया गया था बच्चों, तो वो कोबोर प्रायद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। उसे सबसे पहले आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया था, जो रामसर है बच्चों, इसके द्वारा। और भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, अगर पूछ ले भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पड़ते हैं, तो तमिलनाडु में 10 पड़ते हैं बच्चों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो 10 रहेगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नंबर 2 जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है बच्चों छिलछिला, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चों अगर पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो एक गांव है बच्चों जिसका नाम है शोठी कला। शोठी कला गांव है बच्चों, जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। चौठी कला गांव के अंदर है बच्चों छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछ ले इसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था बच्चों, तो इसे शोठी वन के नाम से भी जाना जाता था। शोठी वन के नाम से पूछ ले किस, अगर पूछ ले शोठी वन के नाम से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को प्राचीन समय में जाना जाता था, तो बच्चों कौन सा रहेगा, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा, जिसे शोठी वन भी कहा जाता था। बात की जाए स्थापना की बच्चों, तो 28 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई। 28 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। छोटी कला गांव कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बात की जाए बच्चों क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बच्चों अगर बात की जाए क्षेत्रफल, तो 28.92 मात्र इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो मिलेगा हमें 28.92 हेक्टेयर। उसके बाद देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा वो भी हमारा यही रहेगा, जो छिलछिला है बच्चों, जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर। तो हमें ये भी अवश्य याद रखना है। उसके बाद बच्चों पूछ लिया जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों जो ये प्रसिद्ध है वो है शीतकालीन पक्षियों के लिए। यहाँ शीतकालीन पक्षी आते हैं बच्चों, शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध की बात की जाए तो शीतकालीन जो पक्षी है बच्चों उनके लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे चल दिए अगले देखते हैं हम। तो बच्चों हमारे 2 हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करने का कार्य अवश्य करें, और सभी साथी कमेंट में सुझाव अवश्य दे भाई आपको जो हमारी वीडियो है वो किस प्रकार की लग रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था भाई आप ऑनलाइन क्लास में हमारा टाइम वो है जो है बच्चों वो ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि हम उसमें पढ़ कम पाते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क जो इशू है वो भी हो जाता है, जिससे मेरी आवाज की जो वॉइस है वो भी आपको समझ नहीं आती बच्चों। तो अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल हर एक चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ के। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है पढ़ने में तो आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी चीज समझ ना आए तो आप दोबारा स्पेशल कमेंट करके समझा सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आप आसानी से हर एक चीज को बच्चों समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों जिसका नाम है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 3 पर रहेगा बच्चों जिसका नाम है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले बच्चों पूछ लिया जाता है जो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों ये कहाँ पड़ता है,
तो हमें याद रखना है बच्चों, नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। इंग्लिश में अगर आप लिखा देखोगे बच्चों तो आपको नाहर लिखा हुआ दिखाई देगा। पूछे कहाँ पड़ता है, तो बच्चों रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। बात की जाए स्थापना की, तो बच्चों 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना का कार्य किया गया था बच्चों, जो कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, इसको संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया बच्चों। अगर पूछ ले कब किया गया, तो वर्ष 2009 के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से बच्चों इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार का कंट्रोल है बच्चों इसके ऊपर। उसके बाद पूछ लिया जाए बच्चों, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, तो क्षेत्रफल रहेगा बच्चों इसका, अगर बात की जाए बच्चों क्षेत्रफल की, तो वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 2.11 वर्ग किलोमीटर बच्चों इसका कुल क्षेत्रफल रहेगा, जो कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। उसके बाद पूछा जाता है बच्चों, यहाँ कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं बच्चों, तो यहाँ काला हिरण भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों। काला हिरण, यहाँ आपको लोमड़ी भी देखने को मिलेगी। काला हिरण मिलेगा बच्चों आपको, लोमड़ी भी यहाँ देखने को मिलेगी, भूरा तितर भी देखने को मिलेगा। भूरा तितर। एक दुजाना के नवाब हुआ करते थे बच्चों प्राचीन समय में, ये उस नवाब का चारागाह हुआ करता था जहां वे पक्षी चराते थे। तो बच्चों उसके बाद अगला देखते हैं हम, जिसका नाम है वीर शिकारगढ़। अब हम चर्चा करेंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो आप भी तब तक बताइए कि जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है। वीर शिकारगढ़ या वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है बच्चों, तो ये भी आपको जरूर बताना है। वीर शिकारगढ़ या वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी बच्चों इसे जाना जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बच्चों पंचकुला के अंदर। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई। तो बच्चों वहीं पड़ता है हमारा जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद बात की जाए बच्चों स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 29 मई को। 29 मई 1987 को बच्चों इसकी स्थापना पंचकुला के अंदर कर दी गई। और उसके बाद पूछ लिया जाए 1987 में किसकी स्थापना हुई थी, तो बच्चों दीनबंधु छोटूराम प्री औद्योगिक विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी 1987 में की गई थी बच्चों। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में जो 12th क्लास की जो परीक्षा ली गई थी बच्चों भिवानी बोर्ड द्वारा, वो भी वर्ष 1987 के अंदर ली गई थी। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं बच्चों, यहाँ प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, क्षेत्रफल इसका कितना रहेगा। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 7.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ प्रमुख जीव, तो बच्चों भारतीय तेंदुआ व चीतल यहाँ पाए जाते हैं। भारतीय तेंदुआ व चीतल यहाँ प्रमुख जीव पाए जाते हैं। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बच्चों कहाँ पड़ता है, तो हमें याद रखना है पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद अगले की ओर चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नाम आता है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। अगला रहेगा हमारा खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कहाँ पड़ता है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य एक पहले पढ़ा था बच्चों हमने बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, उसके भी लास्ट में वास था और इसके भी लास्ट में वास है। तो जब भी वास का स्थान हमें मिले तो बच्चों वास से याद रखना है। कहाँ मिलेगा वास वाला मिलेगा बच्चों झज्जर के अंदर। कहाँ मिलेगा बच्चों, वास वाला हमें मिलेगा झज्जर के अंदर। उसके बाद की जाए स्थापना, तो इसकी स्थापना बच्चों 30 जनवरी को की गई थी। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना का कार्य किया गया था बच्चों, जो झज्जर के अंदर पड़ता है।
उसके बाद अगर आपसे पूछ ले बच्चों ये जो खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल रहेगा बच्चों 82.70 हेक्टेयर हेक्टेयर रहेगा। इसी के पास बच्चों एक झील है, जिस झील को खापड़वास झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहाँ रहेगी, ये भी झज्जर के अंदर रहेगी बच्चों। तो ये चीज अवश्य याद रखनी है, हमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और मैं आपको अवश्य बता देता हूँ बच्चों, जो भी चीज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से अवश्य सभी पढ़ाने की प्रयास करूंगा। जैसा आपने पहले भी हमारी बहुत सारी क्लास देखी होगी, तो आप उनसे भी अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपके जो कोई भी डाउट है वो सभी डाउट भी मैं साथ साथ जरूर लेगा। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी मिलूंगा बच्चों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीके बाय रविंदर सर से आप कहाँ भी मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला वन्यजीव अभयारण्य हमारा कौन सा रहेगा, तो बच्चों नेक्स्ट है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। कल हमने पढ़ा था बच्चों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, आज पढ़ेंगे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। जहां कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, वहीं पर क्या है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य भी पड़ता है बच्चों। अगर बात की जाए इसकी स्थापना, तो 13 दिसंबर 1996 को की गई थी बच्चों। 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई। अगर पूछ लिया जाए बच्चों इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो 53.45 वर्ग किलोमीटर रहेगा बच्चों। 45 वर्ग किलोमीटर। आप देखो क्षेत्रफल किस अनुसार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर बच्चों, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है बच्चों, वो वर्तमान में ये रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा रहेगा, तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य रहेगा बच्चों। बात की जाए कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बच्चों यमुनानगर के अंदर। यमुना नगर के अंदर पड़ता है बच्चों, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। प्राचीन नाम आप जानते हैं अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बच्चों देखो स्थापना कर दी गई थी 13 दिसंबर 1996 को, लेकिन इसको जो विस्तार पूर्वक लाया गया बच्चों, विस्तार पूर्वक इसको लाने का जो कार्य किया गया, इसका जो विस्तार हुआ वो 13 जनवरी 2000 को हुआ था बच्चों। तो इसका अगर बात करें विस्तार कब हुआ, तो 13 जनवरी 2000 को इसका विस्तार हुआ था बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा कालेसर, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये भी हमें अवश्य याद रखना है। उसके बाद हम अगला देखते हैं बच्चों, जिसका नाम है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। जल्दी से कमेंट करके बताइए खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों कहाँ पड़ता है। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो हमें याद रखना है बच्चों पंचकुला के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंचकुला में। खोल ही रेतान वन्य जीव जो अभ्यारण्य है बच्चों, ये पंचकुला के अंदर पड़ता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना, तो 10 दिसंबर 2004 को इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। 10 दिसंबर 2004 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बात की जाए क्षेत्रफल, तो 2656 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहेगा बच्चों। क्षेत्रफल हमें मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, उसका ही हम याद रखें बच्चों। तो देखिए इस प्रकार हरियाणा में कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। उसके बाद बच्चों अब हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य होते थे, लेकिन बच्चों एक को वन्यजीव की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब उसके बारे में हम जानते हैं बच्चों कौन सा है और उसको अब क्या बनाया गया है। पहले बच्चों आप जानते हैं अबूब शहर हुआ करता था। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य होता था बच्चों। पहले अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य होता था, लेकिन वर्तमान में अबूब शहर
सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र कर दिया गया बच्चों। अबूबशहर सामुदायिक वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। देखिए सामुदायिक क्या होता है बच्चों, वन क्षेत्र। तो बच्चों सामुदायिक जो होता है ये उस क्षेत्र के जो लोग रहने वाले हैं सिर्फ वही इसके अंदर दखलबाजी कर सकते हैं, वही यहाँ घूम सकते हैं बच्चों, और किसी की इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। तो सामुदायिक वन क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है बच्चों। अगर बात की जाए इसकी सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी, स्थापना बच्चों 27 नवंबर 1987 को। 27 नवंबर 1987 को इसकी सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई बच्चों। उसके बाद इस अभ्यारण्य को 14 मार्च 2018 को वन्य जीव की सूची से हटा दिया गया है। 14 मार्च से बच्चों इसको क्या बना दिया है, 14 मार्च 2018 से इसको अबूबशहर सामुदायिक वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सिरसा जिले के अंदर। अगर आपसे बच्चों जिला पूछा जाए तो हमारा सिरसा जिला रहेगा। अगर आपसे एक लोकेशन पूछ ली जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाए बच्चों, तो हमें जगह भी अवश्य याद रखनी है। डबावली के अंदर पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है, डबावली। डबावली के अंदर पड़ता है, सिरसा में पड़ता है बच्चों। तो ये चीज भी अवश्य याद रखनी है। उसके बाद बात की जाए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बच्चों 11,530 हेक्टेयर भूमि के ऊपर है ये। 11,530 हेक्टेयर, क्योंकि इसीलिए हरियाणा का सबसे बड़ा होता था बच्चों ये। तो 11,530 हेक्टेयर भूमि के ऊपर है। प्रमुख जीव की बात करें तो काला हिरण व मोर यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जीव की बात करें बच्चों काला हिरण, मोर व लंगूर बंदर पाए जाते हैं बच्चों। लंगूर बंदर यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं हरियाणा में सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखना है अबूबशहर सामुदायिक वन क्षेत्र बच्चों। सामुदायिक वन आरक्षित भी पूछा जा सकता है, तो ये आरक्षित भी रहेगा। एक तो हुआ हमारा ये कल की क्लास में हमने बच्चों जिक्र किया था, हरियाणा में 2 सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र है बच्चों। तो उसके बाद देखिए दूसरे के बारे में जानते हैं हम। अगला देखिए बच्चों हमारा रहेगा नंबर 2 जो सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र है उसका नाम है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र। तो बच्चों अगर पूछ ले गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल आसान सी चीज याद रखनी है, ये पड़ता है बच्चों बरम सरोवर के पास। तो आप सभी जानते हैं बच्चों जो पूरे विश्व का एशिया का सबसे बड़ा जो पक्का सरोवर है बच्चों, मानव निर्मित जो सरोवर है वो भी कौन सा रहेगा, बरम सरोवर रहेगा बच्चों। जिसको प्राचीन समय में जो खोदने का कार्य था अपने नाखूनों से भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया, उसके बाद कौरवों द्वारा इसका खुदाई का कार्य किया गया, और उसके बाद बच्चों आधुनिक रूप से 1851 के अंदर एक जिलाधीश हुआ करते थे बच्चों थानेसर के, जिसका नाम था लर्किन, उसने इसे पक्का करवाने का काम किया। तो बच्चों आगे जानते हैं इसके बारे में एक दो और मुख्य बातें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता, तो ब्रह्म सरोवर में पड़ता, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद पूछ लिया जाए बच्चों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 19 जुलाई 2017 को की गई थी। 19 जुलाई 2017 को बच्चों इसकी स्थापना की गई। उसके बाद पूछ लिया जाए इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों कुल कितना क्षेत्रफल पड़ता है, तो इसके क्षेत्रफल की बात की जाए 36 एकड़ पड़ता है बच्चों। 36 एकड़ भूमि के ऊपर है ये, 36 एकड़ भूमि के ऊपर पड़ता है। तो बच्चों ये थे हमारे 2 हरियाणा के सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बच्चों हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में। एक तो था बच्चों सामुदायिक जो किसी समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं सिर्फ वही यहाँ जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों एससी के लिए विधानसभा सीटें पड़ी होगी, एससी के लिए आरक्षित कर दी,
तो वहां सिर्फ कौन चुनाव लड़ सकता है बच्चों, जो SC कास्ट का उम्मीदवार है सिर्फ वही चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों हरियाणा में कुल आरक्षित वन क्षेत्र। हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्र। तो बच्चों हरियाणा के अंदर जो कुल आरक्षित वन क्षेत्र है उनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सबसे पहले नाम आता है बच्चों सरस्वती आरक्षित वन क्षेत्र। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे बच्चों सरस्वती। सरस्वती आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन कौन सा होता है बच्चों, आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसके अंदर जो भी उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है वो एंट्री नहीं कर सकता, ना कोई वहां गवाला अपने पशु को चरा सकता है बच्चों, ना वहां से कोई भी लकड़ी काट सकता है, वहां किसी को लकड़ी काटने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। बाकी जो हमारे वन होते हैं वहां परमिशन से हम हमारे पशु को चरा सकते हैं, वहां से हम कुछ चारा का सामान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। लेकिन जो आरक्षित कर दिए, जो रिजर्व कर दिए, इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो हरियाणा में 2 आरक्षित वन क्षेत्र है, एक का नाम है बच्चों सरस्वती आरक्षित वन क्षेत्र। अगर पूछ लिया जाए इसको प्राचीन नाम से प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था बच्चों, तो इसका प्राचीन नाम है सोनसर जंगल। प्राचीन समय में सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, महाभारत कालीन जंगल है ये, तो प्राचीन समय में सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले बच्चों ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है बच्चों। अगर आपको ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना मिले तो हमें ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा कैथल, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा भाग है वो कैथल के अंदर भी पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र कैथल हमें दोनों अवश्य याद रखने हैं बच्चों। उसके बाद बात की जाए इसकी स्थापना, तो 29 जुलाई 1988 को बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। 29 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना का कार्य किया गया। और बाद में बात करें बच्चों 11 अक्टूबर 2007 को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन क्षेत्र। तो बच्चों मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डिजिटल बोर्ड है उससे भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां सभी चीजें लिखी होती थी, सिर्फ उसको बताना था बच्चों। तो अब हम साथ साथ भी लिखेंगे, और आप क्योंकि आप अगर मेरी राइटिंग के ऊपर जाओगे तो बच्चों आप यहाँ देखोगे मैंने किस प्रकार लिखा है, तो आपको वो दिमाग में बहुत जल्दी से हमारे सेट हो जाती है। तो कोई भी चीज अगर आपको याद नहीं होती है तो आप उसको 2 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे, तो बच्चों आप आसानी से उसको याद कर पाओगे। उसके बाद बच्चों अगला देखते हैं हम, हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है, अगला हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र रहेगा, और बात की जाए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो इसका रहेगा 4452 हेक्टेयर भूमि के ऊपर बना है बच्चों। 4452 हेक्टेयर भूमि के ऊपर बना हुआ है हमारा कौन सा, सरस्वती आरक्षित वन क्षेत्र बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसका नाम रहेगा बच्चों भीड़बाड़ा वन्य, भीड़बाड़ा आरक्षित वन क्षेत्र। तो बच्चों भीड़बाड़ा जो आरक्षित वन क्षेत्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो जब भी आप जींद के अंदर जाते हैं बच्चों, तो जींद के अंदर एक ऐसी सड़क है जिस सड़क के ऊपर आपको अवसर बहुत अधिक मात्रा में बच्चों बंदर बैठे हुए मिलेगी। तो बच्चों जहां भी आपको वे बंदर बैठे हुए मिलेगी, उसी के जो पास का क्षेत्र है जहां आपको बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए दिखाई देंगे बच्चों, वो कौन सा है, तो वे वही हमारा भीड़बाड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है बच्चों। अगर बात की जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना भी याद रखनी है, 11 अक्टूबर 2017 को बच्चों इसकी स्थापना की गई। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, तो 419.27 हेक्टेयर इसका आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा बच्चों। बात की जाए कहाँ मिलेगा, तो बच्चों जींद के अंदर मिलेगा। जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय क्यों,
क्योंकि हरियाणा के मध्यम भाग में है और हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ इसकी बच्चों सीमा लगती है। हरियाणा की मिल्क सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों मुर्रा नस्ल की जो सर्वाधिक भैंस है वो भी जींद में मिलेगी। विट्टा मिल्क प्लांट है बच्चों, लक्ष्य जो दूध डेयरी है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, जींद के अंदर मिलेगी। तो बच्चों इसीलिए मिल्क सिटी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की दूध नगरी भी जींद को कहा जाता है। उसके बाद आगे बच्चों हम जानते हैं हरियाणा के चिड़ियाघर के बारे में। तो बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं, चिड़ियाघर, तो बच्चों अगर बात की जाए हरियाणा में चिड़ियाघर की संख्या कितनी है, तो बच्चों हरियाणा में चिड़ियाघर की संख्या 3 रहेगी। अगर बात की जाए 3 कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो बच्चों 3 हमारे तीनों अलग अलग स्थान पर पड़ते हैं। एक का नाम आता है बच्चों पीपली चिड़ियाघर, जो पीपली में पड़ता है। एक चिड़ियाघर बच्चों हमारा भिवानी के अंदर पड़ता है। एक जो चिड़ियाघर है बच्चों ये हमारा रोहतक के अंदर पड़ता है। तो हरियाणा में जो कुल चिड़ियाघर है उनकी संख्या 3 रहेगी। अब इन तीनों को हम बच्चों बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हर एक जानकारी, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों जितनी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करता हूँ, मेरी जहां तक सोच है कि आपके साथ कोई भी नहीं करता होगा। क्योंकि हरियाणा के जो अधिकृत टीचर है बच्चों वे सभी अपने अपने बैच जो बेचने हैं उनमें लगे हुए बच्चों। तो मैंने स्पेशल आपको यहाँ पढ़ाने के लिए मेरी जो ऑफलाइन क्लास है वो भी मैंने बच्चों छोड़ दी है। तो बच्चों अब हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे हर एक चिड़ियाघर के बारे में। सबसे पहले नाम आता है बच्चों एक चिड़ियाघर जो हरियाणा के एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों नाम आता है पीपली चिड़ियाघर। पीपली चिड़ियाघर, अब आप सोचोगे ये पीपली क्या है, पीपली चिड़ियाघर है भैया। अब देखो पीपली चिड़ियाघर क्यों नाम रखा गया, तो बच्चों ये जो पीपली चिड़ियाघर है ये कहाँ पड़ता है, पीपली में पड़ता है, पीपली के अंदर पड़ता है। और पीपली पूछ ले बच्चों कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली पड़ता है। और कुरुक्षेत्र के पास से एक NH गुजरता है बच्चों जिसका नाम है 44, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो याद रखना है इसी नेशनल हाईवे के ऊपर पीपली चिड़ियाघर पड़ता है बच्चों, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बात की जाए स्थापना बच्चों तो 1982 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बच्चों बात की जाए इसका क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल कितना रहेगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो रहेगा 27 एकड़, 27 एकड़। पीपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है बच्चों। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बच्चों। इस चिड़ियाघर के अंदर बच्चों एक शेरनी थी, शेरनी थी बच्चों। शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, शेरनी थी 3 बच्चों को जन्म दिया। और जो 3 बच्चे हुए बच्चों उन तीनों का नाम अलग अलग रखा गया। अगर बात करें शेरनी के 3 बच्चों का नाम क्या रखा गया, तो एक बच्चा था बच्चों जिसका नाम रखा गया गीता, एक था बच्चों जिसका नाम रखा गया सुधा, एक था बच्चों जिसका नाम रखा गया अर्जुन। तो अगर आपसे पूछ ले किस चिड़ियाघर में एक शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम गीता, सुधा, अर्जुन रखे गए, तो बच्चों पीपली चिड़ियाघर में दिया, जो हमारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, पीपली नामक स्थान पर। उसके बाद नंबर 2 पे बच्चों हम बात करेंगे हमारा जो अगला चिड़ियाघर है, नेक्स्ट चिड़ियाघर है बच्चों नंबर 2 चौधरी सुरेंद्र मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, चौधरी सुरेंद्र मेमोरियल लघु चिड़ियाघर बच्चों। तो ये भी हमें याद रखना है। उससे पहले बच्चों हमें याद रखना है कि चौधरी सुरेंद्र कौन थे। तो बच्चों आप सभी जानते हैं भिवानी जिले में एक महान शख्स का जन्म हुआ था जिसका नाम था बच्चों चौधरी बंसीलाल। गोलागढ़ गांव में बच्चों जन्म हुआ, जो हरियाणा में बहुत सारे कार्य किए, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहलाया बच्चों।
हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया, हरियाणा का सबसे कम आयु का मुख्यमंत्री बना बच्चों, बहुत सारे कार्य किए थे। उसी के जो लड़का था बच्चों, उस लड़का का नाम था सुरेंद्र, जो हरियाणा के स्टील किंग है बच्चों वर्तमान में, जिनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल है बच्चों, जिसका लड़का है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल के पिता थे ओम प्रकाश जिंदल। वे दोनों एक बार हवाई यात्रा करे थे बच्चों, हेलीकॉप्टर में जो आग लगी, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें जो हमारे सुरेंद्र सिंह थे बच्चों और ओम प्रकाश जिंदल थे, उन दोनों का देहांत हो गया। उसका देहांत हो गया बच्चों। उसी के बाद उसके नाम पर जो आज वर्तमान में तोशाम से विधानसभा का चुनाव लड़ती है किरण चौधरी, किरण चौधरी के पति हुआ करते बच्चों चौधरी सुरेंद्र सिंह। चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर बच्चों एक चिड़ियाघर का नाम रखा गया, जो कहाँ पड़ता है, भिवानी के अंदर पड़ता है बच्चों। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, भिवानी लघु चिड़ियाघर कहाँ पड़ता है, या हरियाणा में लघु चिड़ियाघर कहाँ है, तो कहाँ रहेगा बच्चों, ये भी भिवानी के अंदर रहेगा। उसके बाद बात की जाती है इसकी स्थापना की बच्चों, तो स्थापना की अगर पूछ लिया जाए, स्थापना 1982-83 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। 1982-83 में इसकी स्थापना का कार्य किया गया। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10.97 एकड़ भूमि के ऊपर है बच्चों। और अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन सा रहेगा, भिवानी चिड़ियाघर या चौधरी सुरेंद्र मेमोरियल लघु चिड़ियाघर रहेगा बच्चों, जो कहाँ पड़ता है, भिवानी में, जिसका क्षेत्रफल 10.97 एकड़ है, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। उसके बाद बच्चों बात की जाए 2006 की बात है बच्चों, याद रखना है हमें, वर्ष 2006 की बात है बच्चों। वर्ष 2006 के अंदर बिल्कुल ये जो चिड़ियाघर है खत्म होने की कंगार पे था। सभी जो जीव जंतु है बच्चों वो धीरे धीरे खत्म होने हो चुके थे, कईयों की डेथ हो गई थी बच्चों, जिस वजह से वर्ष 2006 के अंदर जो हमारा भिवानी चिड़ियाघर है बच्चों, ये बिल्कुल खत्म होने के कंगार पे था। उसके बाद 2006 में जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है बच्चों, उसने क्या किया था, उसने इसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया था बच्चों। 2006 में खत्म होने के कंगार में था। अगर पूछ ले पुनर्जीवित इसको किसने किया, तो बच्चों केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है। अगर पूछ ले कब किया बच्चों, तो 14 अगस्त 2018 के बाद जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है बच्चों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है बच्चों, उसके द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। तो कब किया गया, 14 अगस्त 2018 को। उसके बाद हमें याद रखना है हरियाणा का प्रथम ई टिकट, ये भी याद रखना है बच्चों, हरियाणा में प्रथम ई टिकट लागू करने वाला चिड़ियाघर कौन सा था बच्चों, तो वो भी कौन सा रहेगा, हरियाणा में प्रथम ई टिकट लागू करने वाला चिड़ियाघर भी हमारा भिवानी वाला रहेगा। ई टिकट आप सभी जानते हैं बच्चों, जो आजकल बसों में एक आपने ई चालान देखे होंगे बच्चों, जो एक मोबाइल सा रखते हैं जिसके द्वारा चालान काटते हैं, वैसा ही एक टिकट काटने का होता है। जो लागू किया गया था बच्चों, वो कहाँ किया गया था, ई टिकट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जो टिकट कटती है बच्चों, उसकी शुरुआत भी कहाँ की गई थी, वो भी हमारे यहीं भिवानी चिड़ियाघर के अंदर की गई। उसके बाद बच्चों अगर पूछ ले हरियाणा में भालू पार्क की स्थापना कहाँ की गई, हरियाणा में भालू पार्क की स्थापना तो बच्चों 1983 के अंदर हरियाणा में भालू पार्क जो है इसकी स्थापना भी इसी चिड़ियाघर के पास की गई, वर्ष 1983 के अंदर की गई। उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चिड़ियाघर है उस चिड़ियाघर के बारे में बात करेंगे। तो आप भी बता सकते हैं बच्चों, हमारा जो अगला चिड़ियाघर है कौन सा रह गया, क्योंकि कुल 3 है हरियाणा में और हमने बच्चों 2 पढ़ लिए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चिड़ियाघर है बच्चों वो रहेगा कौन सा, रोहतक चिड़ियाघर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, रोहतक
चिड़ियाघर कहाँ है? तो बच्चों रोहतक जो चिड़ियाघर है कहाँ रहेगा? रोहतक में। ये तो सभी नाम से ही पता चलता है, लेकिन बच्चों पूछ लिया जाता है रोहतक चिड़ियाघर किस झील के पास पड़ता है बच्चों? तो हमें याद रखनी है रोहतक के अंदर एक झील है जिसका नाम है तिलियार झील। तिलियार झील के बिल्कुल पास पड़ता है बच्चों। अगर बात की जाए इसका क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 44 एकड़ रहेगा। और हरियाणा में पूछ ले क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा चिड़ियाघर बच्चों रोहतक का चिड़ियाघर रहेगा, जिसकी जो स्थापना है 1985-86 में की गई थी। 1985-86 के बीच इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ रहेगा बच्चों? रोहतक चिड़ियाघर तिलियार झील के पास रहेगा। 1985-86 में स्थापना की। क्षेत्रफल की बात करें तो 44 एकड़ रहेगा, जो क्या है बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, अभी एक दो चीज और हमें याद रखनी है बच्चों। हरियाणा में एक योजना चलाई गई थी बच्चों, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? पशु पक्षी गोद लेने की योजना है बच्चों। एग्जाम में पूछा जा सकता है हरियाणा में पशु पक्षी गोद लेने की जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? हरियाणा में पशु पक्षी गोद लेने की जो योजना है बच्चों इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2011 को की गई। किसकी की गई? पशु पक्षी गोद लेने की योजना। तो हरियाणा में पशु पक्षी गोद लेने की योजना है बच्चों, वर्ष 2011 में कांग्रेस सरकार में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसमें सबसे पहले पशु गोद किसने लिया था, तो एक व्यक्ति थे बच्चों जिसका नाम था कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव थे बच्चों जिसने सर्वप्रथम एक पशु को पक्षी को गोद लिया। कैप्टन अजय यादव है बच्चों, ये उस समय हरियाणा के वन मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने 22,500 रुपए से एक काला तितर गोद लिया था बच्चों। तो याद रखना है क्या गोद लिया था? काला तितर। कितने में लिया बच्चों? 22,500 रुपए में लिया। अब देखो काला तितर क्या है, तो बच्चों हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम भी क्या रहेगा? काला तितर रहेगा। और ये योजना की शुरुआत बच्चों कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से गोद लिया? पीपली चिड़ियाघर से गोद लिया था बच्चों। तो ये भी हमें अवश्य याद रखना है। पीपली चिड़ियाघर से 22,500 रुपए में हरियाणा के उस समय के बच्चों जो वन मंत्री हुआ करते थे उन्होंने 22,500 रुपए में एक पक्षी को गोद लिया जिसका नाम था बच्चों काला तीतर। उसके बाद बच्चों बिल्कुल जमा करंट अफेयर के हैं, वे भी हम दो चार जान लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में बच्चों सामुदायिक क्षेत्र संरक्षित घोषित किए गए हैं। नए क्या घोषित किए गए हैं? सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित। तो सामुदायिक क्षेत्र थे बच्चों जिनका संरक्षण करने के लिए उनको घोषित कर दिया गया है, उनको आरक्षित कर दिया गया है बच्चों। अगर पूछ ले वर्तमान में कितने किए गए हैं, तो बच्चों 3 किए गए हैं। और जो ये 3 किए गए हैं बच्चों, ये 3 अलग अलग गांव है जो फतेहाबाद के गांव पड़ते हैं बच्चों, जिसमें से एक का नाम है बच्चों दांगड़ गांव। एक तो दांगड़ गांव को किया गया बच्चों, एक का नाम है बच्चों डाणी माजरा। एक रहेगा बच्चों दांगड़, एक रहेगा बच्चों डाणी माजरा, और जो हमारा तीसरा है वो रहेगा बच्चों काजल हेड़ी। इन 3 गांव में बच्चों आरक्षित किया गया है, संरक्षित, यानी कि यहाँ के जो बच्चों जीव जंतु है, यहाँ आप जानते हैं फतेहाबाद के अंदर पड़ते हैं बच्चों तीनों के तीनों गांव, और यहाँ जो इन गांव के आसपास है बच्चों उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ताकि जिस क्षेत्र में बच्चों जीव जंतु व मनुष्य एक साथ पाए जाते हैं उन्हीं को ही संरक्षित आरक्षित घोषित किया जाता है बच्चों। अब जो वहाँ के जो बच्चों समुदायिक है सिर्फ वही अपनी दखलंदाजी कर सकते हैं, और उनका भी मेन उद्देश्य क्या रहेगा बच्चों? वहाँ के जो जीव जंतु है
उनको बचाना रहेगा। तो 3 किए गए हैं। इन तीनों के बारे में बच्चों आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि किसका नाम क्या रहेगा और किस नाम का कहाँ रहेगा। तो बच्चों सबसे पहले नाम आता है शहीद अमृता देवी स्मृति संरक्षित क्षेत्र। नंबर 1 पे नाम आता है बच्चों शहीद अमृता देवी स्मृति आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र। तो बच्चों हमने 3 गांव पढ़े थे और 3 गांव में से एक गांव का नाम था बच्चों दांगड़, एक का था डाणी माजरा और हमारा तीसरा था बच्चों काजल एड़ी। तो जब भी बच्चों नाम आता है शहीद का, और शहीद कौन होते हैं बच्चों, शहीद वो होते हैं जो हरियाणा की एक कहावत के अनुसार जो धाकड़ होते हैं। क्योंकि जो डरने वाला है बच्चों वो तो क्या होगा, वो पीछे छिप जाएगा, तो वो तो शहीद हो ही नहीं सकता। तो याद रखना है बच्चों जब भी हमें नाम में मिले शहीद, तो शहीद कौन होते हैं बच्चों, शहीद होते हैं धाकड़। और धाकड़ से हमें क्या याद रखना है बच्चों, धाकड़ से हमें याद रखना है दांगड़। तो बच्चों अगर आपसे पूछ ले शहीद अमृता देवी स्मृति आरक्षित वन जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है बच्चों, तो ये कहाँ पड़ता है, दांगड़ गांव में याद पड़ता है। शहीद से हमें धाकड़ याद रखना है, धाकड़ से दांगड़। और अगर पूछ ले किसके लिए बच्चों आरक्षित किया गया है, तो ये किया गया है काले हिरण के लिए। किसके लिए आरक्षित किया गया बच्चों, काले हिरण के लिए आरक्षित किया गया है। उसके बाद बच्चों नंबर 2 पे नाम आता है और नंबर 2 से हमें याद रखना है अगला जो हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा गुरु गोरखनाथ स्मृति संरक्षित क्षेत्र। याद रखना है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ संरक्षित क्षेत्र बच्चों, तो हमें 3 गांव पड़े थे डाणी माजरा, एक हमारा क्लियर हो गया है बच्चों, जो धाकड़ होते हैं वो क्या होते हैं, शहीद होते हैं क्योंकि वो सबसे आगे होते हैं। तीसरा बच गया बच्चों, तीसरा हमारा कौन सा बच गया था, काजल एड़ी। तो हमें याद रखना है बच्चों जो गुरु गोरखनाथ थे वो क्या करते थे, वो काजल डालते थे। क्या करते थे बच्चों, काजल डालते थे। और काजल से याद रखना है काजल हेड़ी के अंदर पड़ता है बच्चों ये कौन सा, गुरु गोरखनाथ स्मृति संरक्षित क्षेत्र। और उसके बाद पूछ ले किसके लिए आरक्षित किया गया बच्चों, तो ये किया गया है टर्टल कछुआ के लिए। टर्टल कछुआ के लिए आरक्षित किया गया है। उसके बाद बच्चों हमारा जो नंबर 3 रहेगा वो 3 देखते हैं हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा। हमारा जो बच्चों तीसरा है उस तीसरे के बारे में हम जानते हैं। तो तीसरा हमें याद रखना है बच्चों गुरु जम्बेश्वर स्मृति संरक्षित क्षेत्र। क्या याद रखना है बच्चों, गुरु जम्बेश्वर स्मृति संरक्षित क्षेत्र। तो बच्चों जब भी गुरु का नाम आता है, तो गुरु का नाम आता तो हमें क्या याद रखना बच्चों, गुरु का नाम हम ढोल बजा कर लेंगे। और ढोल से बच्चों हमें क्या याद रखना है, ढोल से बच्चों हमें याद रखना है डाणी। कौन सी डाणी बच्चों, डाणी माजरा के अंदर है। कौन सा है, गुरु जम्बेश्वर स्मृति संरक्षित क्षेत्र बच्चों कहाँ पड़ता है, डाणी माजरा के अंदर पड़ता है। किसके लिए आरक्षित किया गया है, तो बच्चों मोर के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए किया गया है, मोर के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये है बच्चों हमारे 3 जो कब किए गए बच्चों, 2019 के अंदर इन्हें रिजर्व कर दिया गया बच्चों, संरक्षण किया गया ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा इन पक्षियों की स्पेशल से देख रेख की जा सके। तो हरियाणा में बच्चों कितने रहेंगे, तो हरियाणा में ये 3 हो गए जो कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं बच्चों फतेहाबाद के अंदर पढ़ते हैं, जिसे पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइए पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है, तो फतेहाबाद के अंदर है बच्चों ये हमारे 3 के 3। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। बाकी हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है जिसमें हम
प्रजनन केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। हरियाणा के जितने प्रजनन केंद्र है, मात्र 10 मिनट की ही हमारी वीडियो बनेगी बच्चों, तो उसमें हम इनके बारे में भी अवश्य चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ, तब तक आप देखते रहिए जीके बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको आपके लिए स्पेशल मेरे गांव के अंदर पूरा स्टूडियो का जो सेटअप है इसको किया है, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिव हूँ। अब बच्चों अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।